नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 134 करेंगे और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। देखिए, का दो द्रव 100/3:2 के 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं। का दो टाइप का द्रव है 100/, का इनको 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया। कहने का मतलब द्रव X का 3 लीटर लिए तो द्रव Y का 2 लीटर लिए हैं और इनको मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किए और उस मिक्सचर को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच दिए। का द्रव X का लागत यानी कॉस्ट प्राइस Y के तुलना में 2 रुपया पर लीटर अधिक है। देखिए यार, का X का जो कॉस्ट प्राइस है Y से 2 रुपया पर लीटर ज्यादा। अगर Y का कॉस्ट प्राइस K रुपया पर लीटर है ना, तो X का कॉस्ट प्राइस Y से 2 रुपया पर लीटर ज्यादा यानी K रुपया पर लीटर है। K प्लस 2 रुपया पर लीटर। ओके, आप लोग जब सवाल को करेंगे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आप लोग सीधे मेंटली सवाल को सोचिएगा और कैलकुलेशन कर लेना है। थोड़ा समझाना होता है इसलिए हमको लिखना पड़ता है यार। अब आप बताएं टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना, तो X द्रव का क्रय मूल्य है K प्लस 2 रुपया पर लीटर। 1 लीटर का क्रय मूल्य इतना, तो 3 लीटर का क्रय मूल्य कितना, 3K प्लस 6। ओके, द्रव Y के 1 लीटर का क्रय मूल्य K रुपया, तो 2 लीटर का क्रय मूल्य कितना, 2K। दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये द्रव X के 3 लीटर का क्रय मूल्य, ये Y के 2 लीटर का क्रय मूल्य, ये टोटल 5 लीटर का क्रय मूल्य हो गया क्या? यस, ये टोटल 5 लीटर का क्रय मूल्य है। अब का इसको आपने 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ पर बेचा यानी कितना में बेचा, 110/100 में बेच दिए, तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन कहा कि सेलिंग प्राइस जो है मिक्सचर का वो 11 रुपया पर लीटर, यानी 1 लीटर का विक्रय मूल्य 11 रुपया है, तो मिक्सचर बन गया है क्या लीटर, 5 लीटर। 1 लीटर का 11 रुपया, तो 5 लीटर का कितना, 11×5 = 55 रुपया। तो दोनों सेलिंग प्राइस है, अतः आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अब कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0, 11×5 = 55। 3K और 2K कितना हो जाएगा, 5K प्लस 6 बराबर 50। तो 5K बराबर 44, K बराबर 44/5 यानी 8.8। K का वैल्यू पता कर गए। सवाल का X का लागत पर लीटर कितना है, तो X का लागत है कॉस्ट प्राइस कितना, K प्लस 2। K का वैल्यू 8.8 है, तो K प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10.8। ऑप्शन नंबर बी। ओके, अच्छा सवाल था। आप लोग बस इतना सवाल को कीजिएगा, ऊपर का चीज हमने ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, चलें आगे। देखिए, का एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर 20% बच्चों के शिक्षा पे खर्च कर दिया और शेष जो बचा उसका 60% घर के किराए पे खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना परसेंट इनकम का शेष बचा है। तो यार इनकम सपोज चूंकि परसेंट में जब भी डाटा दे तो आप टोटल हमेशा 100 मानते हैं, ये आप सबको पता है। का टोटल इनकम 100 है, का टोटल इनकम का 30% भोजन पर और 20% बच्चों के शिक्षा पे, तो 30 और 20 टोटल 50% आपने खर्च कर दिया। तो 100 का 50% यानी 50 खर्च कर दिए, तो 100 में से 50 खर्च कर दिए, तो शेष बच रहा है कितना आपके पास, 50 रुपए शेष बच रहा है। अब का ये जो शेष बचा ना मेरे भाई, ये जो शेष बचा, इस शेष का 60% घर के किराए पे खर्च किए हैं। तो आप बताना शेष का 60% अगर आपने खर्च कर दिया, 60% खर्च किए, तो शेष का कितना परसेंट शेष बचा होगा, 40%। ओके, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 20 रुपए आपके पास अभी भी शेष बच रहे हैं। एक बार फिर से, टोटल इनकम था 100, 30 और 20 बच्चों के शिक्षा पर एवं भोजन पे खर्च कर दिए, तो 30 20 50% खर्च कर दिए, तो शेष बच रहा था कितना, 50 रुपए। अब का इस शेष का 60% घर के किराए पे, 60% घर के किराए पे खर्च करने के बाद रिमेनिंग बचा कितना, 40%।
तो 50 का 40% यानी 20 रुपया आपके पास शेष बच रहा का इनकम का कितना परसेंट शेष बचा। टोटल इनकम है 100 में कितना बचा के रखे हैं 20 रुपया यानी कि 20% आपके पास बचा। 100 के रिस्पेक्ट में ही ना कोई चीज परसेंट होता है। चलिए का 4 पुरुष और 5 महिलाएं काम को 15 दिन में, 4 पुरुष और 5 महिला काम को 15 दिन में पूरा करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया यार 15 चौक 60 प्लस 15 पचे 75 ओमन, ये टोटल वर्क है। ओके, आगे सवाल में कहा 9 पुरुष और 6 महिला उसी काम को 10 दिन में, तो 10 नंबर 90 में प्लस 10 छक 60 ओमन, ये सेकेंड डाटा से टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है तो बराबर 60 उधर जाके घटेगा 30 में, 60 इधर आके 75 में से घटेगा 15 ओमन, 15 एकम 15 दूना। वेरिएबल को एक साइड लाइए, मैन बट्टा ओमैन बराबर 1/2, यानी मैन का एफिशिएंसी है 1 यूनिट, ओमैन का एफिशिएंसी है 2 यूनिट। क्लियर यहाँ तक। अब आगे इसने सवाल में क्या बोला, कहा बताइए उस काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं को काम पे लगाना होगा। कहा 7 दिन में काम को फिनिश करना है, क्योंकि ये भी टोटल वर्क है मेरे भाई और ये भी टोटल वर्क है। आप पहले ये निकाल लीजिए कि टोटल काम आखिर है कितना, टोटल वर्क है कितना। तो मैन का एफिशिएंसी 1, तो मैन के जगह आप 1 लेंगे तो 60 एकम कितना हो जाएगा 60। ओमैन का एफिशिएंसी 2 है, यानी ओमैन एक दिन में 2 काम, 1 ओमैन एक दिन में 2 काम, तो 75 ओमैन एक दिन में कितना 75 दूना 150, यानी टोटल वर्क आ गया कितना 150। क्लियर है। अब का इस टोटल वर्क को 7 दिन में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को काम पे लगाना होगा। 4 मैन के साथ कितने ओमैन को काम पे लगाए, हमने मान लिया 1 ओमैन को काम पे लगाए ताकि ये सब लोग मिलकर काम को 7 दिन में पूरा कर दे। तो 7 दिन में काम क्या हो गया पूरा हो गया, तो ये टोटल वर्क है, पर एक्चुअल में टोटल वर्क है कितना 210। अब मैन के जगह 1, ओमैन के जगह 2, 7 से काटिएगा तो 30 बार में। अब 4 प्लस 2x 30, 4 उधर जाके घटेगा 26 बचेगा, 2x बराबर 26, तो x बराबर कितना 13, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए का 45 विद्यार्थी के अंकों का औसत 68 पाया गया। यदि 2 विद्यार्थी के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से 28 और 64 ले लिए गए तो सही औसत में क्या परिवर्तन हुआ। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपने गलती जो किया है उसके कारण योग में कितने का चेंजेज आ गया। चेंज कहने का मतलब कितने का वृद्धि या कितने का कमी हुआ। का पहला विद्यार्थी का जो अंक था एक्चुअल में 82 था, ओके ना, और दूसरा विद्यार्थी का अंक 46 था, पर आपने गलती से पहला विद्यार्थी का अंक ले लिया 28 और दूसरा विद्यार्थी का अंक आपने गलती से ले लिया है 64। ओके, तो यार देखें एक्चुअल में योग कितना होना चाहिए था 128, पर आपने गलती से योग कितना ले लिया 92। तो आप बताइए एक्चुअल में योग था 128 पर आपने गलती से ले लिया 92 नंबर। ठीक है, लेना था आपको 128 नंबर पर आपने ऐड कर दिया 92, यानी कि आपने कम ऐड किया है ना, तो कितना कमी हुआ। तो आप बोलेंगे सर 128 में से 92 गया, यानी कि योग 36 कम ले लिए। योग कितना कम ले लिए 36 का कमी हो गया योग में। अगर योग में 36 का कमी हुआ तो एवरेज में कितने का कमी। योग को एवरेज में लाइएगा तो आपको पता है एवरेज होता है योग बट्टा संख्या। योग में 36 का कमी हो गया, योग में 36 का क्या हो गया कमी हो गया, तो एवरेज में कितने का कमी कैंडिडेट से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 9 चौक 36, 9 पचे 45 यानी 0.8, यानी एवरेज 0.8 कम होने के बाद आपने एवरेज निकाला था 68। अगर आपने गलती नहीं किया होता तो एवरेज 0.8 ज्यादा होना चाहिए था। एक्चुअल में एवरेज था कितना, गलती किए जिसके कारण एवरेज 68 आया। अगर गलती ना किए होते तो एवरेज 0.8 ज्यादा आता, यानी 68.8। 68.8 तो है नहीं कि ऑप्शन में।
एक मिनट यार, ऑप्शन सुधारना पड़ेगा। ऑप्शन बी को 68.8 कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखिए, का एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से ए से बी तक की दूरी का 40% हिस्सा तय करता है। बाकी बचे हुए हिस्से में से 40% दूरी को 9 के गति से तथा शेष बची हुई दूरी को वो 12 के गति से तय करता है। उसका औसत चाल क्या होगा? तो एवरेज स्पीड होता है क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल परसेंट में दिया है तो टोटल डिस्टेंस है सपोज 100 किलोमीटर। ओके, बट्टा में टोटल टाइम का कुल दूरी का 40% हिस्सा, तो 100 का 40% यानी 40 किलोमीटर। कहा कि 8 के गति से तय किया तो समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा 4। आगे कहा बाकी बचे हुए हिस्से का 40%, तो 40 किलोमीटर तय किए तो शेष बचा 60%। आकाश शेष का 40%, शेष का 40% यानी 24 किलोमीटर दूरी। 24 किलोमीटर को आपने 9 के चाल से तय किया तो समय लगेगा इतना। और का शेष बची हुई दूरी 12 के चाल से, 40 और 24 64 हो गया, तो शेष बच रहा है कितना? 36 किलोमीटर। और इस 36 किलोमीटर को आपने 12 के चाल से तय किया, समय लगेगा कितना? दूरी बट्टा 4 का आप बताएं एवरेज स्पीड। तो हो गया ना ये टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। क्लियर? अब इसको बस कैलकुलेशन कर लेना है। 8 पचे 40, 12 से काटिएगा तो 3 बार में, ठीक है। 3 तिया 9, 3 अठी 24, तो 100 एलसीएम लीजिएगा तो कितना? 3। अब 15 प्लस 8 और प्लस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 बट्टा वाला 3 तो ऊपर चला जाएगा, नीचे 15 और 8 23, 23 और 9 32, तो 4 अठी 32, 4 से 25 चौक 100, 75 बट्टा 8 यानी कि 8 नमा 72 और 3 75, 9 सही 3 बट्टा 8। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का साइन -300 डिग्री का मान क्या होगा? साइन -300 आप सबको पता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा यानी कि 300। अब यार माइनस साइन 300 को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 360 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। अब साइन 360 माइनस थीटा, देखें यार यहाँ 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 190 90 का ये क्वाड्रेंट है तो 90 ऐड होते जाएगा। ये 270 डिग्री, 90 ऐड करेंगे, 360 90 ऐड करेंगे, 450, इस तरह से ये रोटेट होते रहेगा। तो 360 आता है एक्स एक्सिस पे। ओके ना? अब 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसमें साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। और एक्स एक्सिस चेंज नहीं करता, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप 360 चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइने रहेगा। थीटा है कितना? 60। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू होता कितना है? √3/2। देखिए का बिंदु -3 और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -3, 1 का एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, 5। ओके ना? कहा इस पॉइंट से गुजरने वाली एक रेखा का उस रेखा के पैरेलल है जो बिंदु -2, 1, एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -2, 1 है एंड 6, 3 है। कहा कि इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा और इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली रेखा जो है ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो x का मान क्या होगा? एक चीज बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ लीजिए।
जैसे देखें स्लोप होता क्या है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का झुकाव उत्पन्न करता है वो स्लोप कहलाता है। जैसे ये रेखा जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का सपोज झुकाव उत्पन्न कर रहा, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, यानी कि स्लोप हो जाएगा थीटा। क्लियर है बा? और एक दूसरा लाइन इसके पैरेलल हमने खींचा, इसके पैरेलल ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन का झुकाव जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सपोज अल्फा डिग्री का है। तो आप एक चीज बताना, आपको तो पता है कि दो समानांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो ये संगत कोण आपस में बराबर होगा या नहीं? यस होगा। तो आप देखें यार, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये संगत कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप सपोज m2 है, m2 कितना है, अल्फा, और ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे का पैरेलल है तो संगत कोण आपस में बराबर, यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन का जो स्लोप होगा ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि दो समानांतर रेखा का जो ढाल होता है, स्लोप जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। क्लियर है, ये चीज आप समझ गया। दूसरी चीज देखें यार, पॉइंट का अगर दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है बाई 2 माइनस बाई 1 बट्टा x2 माइनस x1। तो बाई 2 है कितना, 5, माइनस बाई 1 कितना, 1, बट्टा x2 माइनस x1, x2 है x माइनस x1, तो -3 है, तो माइनस इंटू माइनस +3, ओके, बराबर। इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का स्लोप क्या होगा, तो बाई 2 माइनस बाई 1 यानी कि 3 माइनस 1 बट्टा x2 माइनस x1, 6 माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। क्लियर है। देखें, इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा का स्लोप और इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का ये स्लोप, और का दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों लाइन का स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये 4 बट्टा x + 3 बराबर 2/8, 4 से काटिएगा, 2 बार क्रॉस करिए तो x + 3 बराबर 16, तो x बराबर कितना, कहाँ गया यार, गलती कहाँ हो गया, 5 में से 1 गया, 4 बट्टा x + 3, और ये 3 में से 1 2, 6 + 2 8, सही तो है, 4, 2 दूना 4, x + 3 16, सॉरी यार ये -1 है, सॉरी ये -1 है, ओके ना। तो ये बाई 2 माइनस बाई 1 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, बच गया कितना नीचे, x + 3 बराबर 6 या 2 8, तो x बराबर कितना, 5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक कार ड्राइवर बंगलौर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा गंतव्य तक 12:30 बजे दोपहर तक पहुंचने का अनुमान लगाता, अनुमान है यार ये अनुमान, ओके ना। 8:30 बजे चलना प्रारंभ किया और 12:30 बजे पहुंचने का अनुमान लगाया, यानी ये टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये 4 घंटे में कवर करने का उसने अनुमान लगाया। ध्यान रखिएगा, 8:30 बजे चलना प्रारंभ किया और उसने सोचा 12:30 बजे तक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, यानी कि टोटल डिस्टेंस है 4 घंटे में कवर करने का अनुमान लगाया। का सुबह 10:30 बजे उसे ज्ञात हुआ कि वह अभी तक कुल यात्रा का केवल 40% भाग तय कर पाया। आराम से यार, आपने 8:30 बजे चलना प्रारंभ किया और 10:30 बजे आपको पता चला कि टोटल डिस्टेंस का केवल 4% भाग ही कवर हो पाया है। 8:30 बजे चलना प्रारंभ किए, 10:30 बजे यानी कितने घंटा चलने के बाद, 2 घंटा चलने के बाद आपने देखा कि टोटल डिस्टेंस का 40% भाग तय कर पाए। तो आप बताइए टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर
आपने 40% डिस्टेंस कवर किया है 10:30 बजे तक। तो आपका स्पीड क्या रहा होगा? तो स्पीड बराबर दूरी बट्टा चाल, स्पीड बराबर दूरी बट्टा चाल। ये हो गया कितना? चाल है 2 घंटा, समय है 2 घंटा ना, स्पीड बराबर दूरी बट्टा समय, सॉरी दूरी बट्टा समय, 2 0 से 2 0 यानी 120 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर किया है आपने, तो आपका चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आगे का, शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो आप बताइए, शेष डिस्टेंस बचा है कितना? टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। आपने 10:30 बजे तक 120 किलोमीटर दूरी कवर कर लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रहा है 180 किलोमीटर। अब चाल आपका क्या होगा? अब चाल क्या है तो आप बताएं। टोटल टाइम है 4 घंटे, टोटल टाइम पहुंचने में कितना लगना था? 4 घंटे। आपने 2 घंटे तक चल लिया, तो शेष समय कितना बच रहा है? तो 2 घंटे। टोटल टाइम है 4 घंटा, 2 घंटे तक आपने सफर किया, यानी आपके पास रिमेनिंग टाइम 2 ही घंटे बच रहे हैं। तो 180 किलोमीटर दूरी को 2 घंटे में कवर करना है, तो आपका चाल क्या होगा? 90 किलोमीटर पर आवर। और यही आपसे पूछा कि चाल में कितना वृद्धि करना होगा। पहले चाल था 60 किलोमीटर पर आवर, अब चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी चाल 30 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा। आसान सा सवाल था, बस लैंग्वेज डरावना जैसा था यार। का एक जार में कुल मिश्रण 78 लीटर है। दूध और पानी का अनुपात जिसमें 6:7 है। का यदि 26 लीटर मिश्रण को जार से निकाल लिया गया, देखें यार 78 लीटर मिक्सचर था, ओके ना, इसमें से आपने 26 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो शेष मिक्सचर बच रहा है कितना? 52 लीटर। और इस शेष जो मिक्सचर, ये जो शेष मिक्सचर बचा है, आप बताना इस शेष मिक्सचर में मिल्क और वाटर के मात्रा का रेशियो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ओरिजिनल क्वांटिटी में, ओरिजिनल मिक्सचर में जो रेशियो होगा वही रिमेनिंग वाला में रेशियो होगा। ओरिजिनल में मिल्क और वाटर का रेशियो 6:7 था, जो शेष बचा इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 6:7 रहेगा। अब का इस जार में कितना दूध मिलाया जाए? का इस मिक्सचर में कितना मिल्क और मिला दे, कितना मिल्क और मिला दे, ताकि नए मिक्सचर में दूध मिलाया जाए कि नए मिक्सचर में पानी की मात्रा 40%। अगर पानी 40% हो जाएगा तो मिल्क कितना? 60%। आप अगर रेशियो लेंगे तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40, और ये 20 दिया कितना? 60। आप बताएं, अगर मिल्क मिलाइएगा तो वाटर सेम करना पड़ेगा, तो वाटर को सेम करने के लिए इसमें 2 से गुना, तो 2 सते 14 और 2 छक 12, और यहाँ 7 से गुना, तो 7 दूना 14, 7 तिरिक 21। क्लियर है? का कितने मिल्क मिलाए? तो देखें रिमेनिंग मिक्सचर में मिल्क 12 और 14, मिल्क 12 है, वाटर 14, तो टोटल मिक्सचर 26 पर एक्चुअल में है टोटल कितना? 52। 1 यूनिट बराबर 2। का कितना मिल्क मिलाए? 12 से 21 हो गया, यानी मिल्क मिलाए हैं कितना? 9 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2 लीटर, तो 9 यूनिट बराबर 9 दूना 18 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 3 धावक के गति का रेशियो 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा? आपको पता है डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है। स्पीड का रेशियो 3:4:6 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका इनवर्स। और 3 टर्म में इनवर्स लिखेंगे, जिसको लिखिएगा उसको इग्नोर कर दीजिए। तो 6 चौक 24, 6 तिरिक 18, 4 तिरिक 12। रेशियो लेंगे 4 3 2, 4 3 2। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:12 है। 3 संख्या का रेशियो दिया है 5:7:12। आगे का, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग कितना है? पहली और तीसरी का योग 12 5 17।
दूसरी संख्या कितना है 7, पहली और तीसरी का जो योग है ये दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है 10 यूनिट ज्यादा है, पर एक्चुअल में ज्यादा है कितना 50, 10 बराबर 50 तो 1 बराबर 5 का तीनों संख्या का योग 12 5 17, 17 और 5 22 तो 1 यूनिट 5 है तो 22 यूनिट 110, 7 5 12 12 24 होगा ना, 1 यूनिट बराबर 5 तो 24 यूनिट कितना 120, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक राशि को x बाई जेड में बांटा गया है, का x 22 से 25% अधिक x 22 से 25% ज्यादा 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी बाई का हिस्सा अगर 4 है तो x का 1 ज्यादा 5 होगा। आगे का बाई जेड से 25% कम 25% का फ्रैक्शन 1/4 का बाई जेड से 25% कम तो जेड का हिस्सा अगर 4 है तो बाई का 1 कम कितना होगा 3। अब यार इन दोनों रेशियो में देखिए बाई का वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ बाई का वैल्यू कितना है 3 है, तो रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, यानी ऊपर 3 से गुना नीचे 4 से। अगर उतना नहीं करना चाहते तो आपको बैलेंस करना आता है, क्रॉस 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 15 12 16, ऑप्शन नंबर बी। का एक पेपर बंडल से भरा हुआ बक्सा, एक बक्सा है जो पेपर के बंडलों से भरा हुआ है, का यदि बक्से और पेपर बंडल का वजन का अनुपात बक्सा और पेपर के जो बंडल हैं उनके वजन का रेशियो है 3:22। कहा कि पेपर का वजन ज्ञात करना है। देखें यार बक्से का वजन है 3 kg, बंडल का वजन है, पेपर का जो बंडल है उसका वजन है 22, तो टोटल वजन कितना हो गया बक्से का, पेपर के बंडल सहित बक्से का कंप्लीट वजन 25, पर एक्चुअल में दिया है 36 kg। आंसर ग्राम में दिया तो 36 kg को ग्राम में लाइएगा तो 1000 से गुना, 25 चौक 100 तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना 0, 4 छक 24, 4 तिया 12 2 14, 140 ग्राम। कहा कि बताना है आपको पेपर का वजन, पेपर का वजन है 22 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1440 तो 22 यूनिट कितना मल्टीप्लाई तो 4 दूना 8, 0 22 चौक 88 ना, हाथ में रहा 8, 22 चौक 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा 96, हाथ में रहा 9, 22 और 9 31, 1680, ऑप्शन नंबर डी। देखें का 15% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्षों के लिए 100 रुपए पर, यह मूलधन दिया है 100 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 9 रुपए का। तो आपको पता है 2 साल के केस में CI और SI का जो डिफरेंस होता है ये P/R/100 का स्क्वायर, ओके ना। और यार 3 साल के केस में CI और SI का डिफरेंस P/R/100 का स्क्वायर तो होगा ही, क्लियर है। 2 साल में भी और 3 साल ये कॉमन है, प्लस 3 साल का है तो एक चीज और 300 प्लस R/100, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो डिफरेंस दिया है 9 रुपए का, प्रिंसिपल है 100 रुपया, इंटू रेट है कितना 15% तो 15/100, पावर में 2 यानी कि 2 बार लिख लीजिए इसको, 5 तिया 15 5 से 20, 5 तिया 15 5 से 20, 3 तिया 9 से 9 कैंसिल तो x बराबर 400, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा, यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था। देखें यार कहा 480 रुपए में आपने बेचा तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कब होता है जब क्रय मूल्य कम विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ओके। अच्छा लॉस कब होता है जब क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम, यानी लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है कितना 400। अब सवाल में कहा कि 400 रुपए में बेचने पर जो ये लॉस हुआ है ना, ये जो लॉस हुआ ये प्रारंभिक लाभ का 1/3 है। सिंपल आसान सा सवाल है। देखें इसको करने का 2-3 तरीका है, पर आप ऐसे करेंगे थोड़ा, सारा तरीका अच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। अब देखें यार ये 480 माइनस CP
मल्टीप्लाई क्रॉस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3CP माइनस 1200। CP उधर जाके जुटेगा 4CP, 1200 इधर आके जुड़ जाएगा तो 0 8 4 2 6 1680। 4 से काटिएगा तो CP बराबर 420 रुपया। एक्चुअल क्रय मूल्य 420। देखिए का एक संख्या को 5 से गुना करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया। कोई नंबर है A या X मान लीजिए कोई नंबर है, इसको 5 से गुना करके गुणनफल में 25 जोड़ा गया, ऐड कर दिए। अब का जो योग आया इस योग को 5 से भाग दिया गया, ठीक है। अब का ये जो भागफल बना इसमें से मूल संख्या को घटा दीजिए तो शेष क्या बचेगा। अब देखें 5 से तो 5 कॉमन कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस 5 माइनस x, माइनस प्लस कैंसिल यानी रिमाइंडर कितना 5। का दो संख्याओं का HCF 23 है, उनका LCM 1035 है। एक नंबर 207 है तो दूसरा नंबर x है। आपसे पूछा x बट्टा 23 का वैल्यू। जब भी दो नंबर का LCM HCF मालूम हो, एक संख्या मालूम हो, तो एक संख्या मतलब दोनों संख्या मालूम हो तो रिलेशन क्या होता है, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर, सबको पता ही है। अब यार इसको अगर आप काटेंगे तो 7 से काटिएगा, 7 पचे 35, 5 दूना 10, ये कट जाएगा 5 बार में, ओके ना। अब x बराबर आ गया 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, यानी दूसरी संख्या है 115। आपसे सवाल बोला x बट्टा 23 का वैल्यू, तो 23 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपए तय किया गया, यानी कि हर व्यक्ति का जो टिकट का किराया है वो 250 रुपया होगा। कहा कि प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। ओ माय गॉड, देखें यार एक व्यक्ति का किराया है कितना 250 रुपया, एक व्यक्ति का किराया है 250 रुपया। का हर परिवार से 2 व्यक्ति ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस प्रकार के टोटल 300 परिवार ने भाग लिया। तो एक परिवार से अगर 2 व्यक्ति आए तो 300 परिवार को मिलाकर टोटल कितने लोग आ गए होंगे, 600 लोग आए। तो एक व्यक्ति का किराया 250 रुपया, तो 600 व्यक्ति का टोटल किराया हो जाएगा इतना। मानते हैं बात, ये टोटल किराया आ गया, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका टोटल इनकम इतना हो गया। अब का कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क से प्राप्त कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर खर्च हो गई, तो व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितना है, टोटल जितना इनकम हुआ है का इसका 50% जो है मैनेजमेंट पे खर्च हो गया। तो यार इतना का 50% निकालिएगा, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 6 पचे 30, 25 तिया 75 पर 3 जीरो, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितना था। देखिए पुत्र का प्रेजेंट एज सपोज है x वर्ष और पिता का इसने प्रेजेंट एज दिया है 39 साल। यार आप एक चीज सोचिए, पुत्र का यदि प्रेजेंट एज x वर्ष है तो पुत्र का जन्म कब हुआ होगा, तो x वर्ष पहले हुआ होगा। अगर आज पुत्र का एज x वर्ष है तो पुत्र का जन्म कब हुआ होगा, x वर्ष पहले। सवाल में कहा कि पिता ने पुत्र से बोला कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी वर्तमान उम्र तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो पुत्र का प्रेजेंट एज अगर 1 साल है तो पिता का एज पुत्र के जन्म के समय क्या होगा, तो 1 वर्ष कम होगा, यानी कि 39 माइनस x होगा। पिता ने बोला कि तुम्हारे जन्म के समय जो मेरा एज था तुम्हारे प्रेजेंट एज का 5 गुना था। क्लियर है, बस आसान सा सवाल था।
तो ये 39 माइनस एक्स बराबर 5x, एक्स उधर जाके जुटेगा 6x बराबर कितना हो जाएगा 39। 5 वर्ष अधिक था, 5 अधिक था। तो देखें x उधर जाके जुटेगा 2x हो जाएगा, 5 इधर आके घट जाएगा कितना 34, तो x बराबर 17, यानी पुत्र का प्रेजेंट एज 17 साल है। का पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितना था? पुत्र का प्रेजेंट एज 17 है तो 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा 12 वर्ष। देखिए का यदि x माइनस 2 व्यक्ति द्वारा x प्लस 2 दिन में किया गया काम बराबर होता है मैन गुना डे। x माइनस 2 आदमी द्वारा x प्लस 2 दिन में किया गया काम तो मैन इंटू डे, रेशियो दिया है यानी बट्टा। x प्लस 3 आदमी द्वारा x प्लस 3 व्यक्ति द्वारा x माइनस 2 दिन में किया गया काम कितना तो मैन इंटू डे, और इनके काम का जो रेशियो है ये दिया है 15/16। अब x प्लस 2 से x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, क्रॉस कीजिएगा तो 16x प्लस 32 बराबर 15x प्लस 45। 15x इधर आके घटेगा x, 32 उधर जाके घटेगा 13, x का वैल्यू 13, ऑप्शन सी। देखिए का एक ट्रेन 180 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है और दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। का एक पहला ट्रेन जो है मेरे भाई 180 किलोमीटर दूरी अगर 4 घंटे में तय करती है तो पहला ट्रेन का चाल क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहला ट्रेन 1 घंटे में 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। और का सेकेंड ट्रेन जो है इसी दूरी को यानी 180 किलोमीटर दूरी 1 घंटा कम समय यानी कि 3 घंटे में कर लेती है, तो सेकेंड ट्रेन का चाल क्या होगा दूरी बट्टा समय यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरी ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो का 1 घंटे में तय की गई दूरी का डिफरेंस कितना, पहला ट्रेन 1 घंटा में 45 किलोमीटर, दूसरा 1 घंटा में 60, तो इनके द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का डिफरेंस है कितना 15। का एक ऑडिटोरियम यानी श्रोता कक्ष की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी सिंपल समझ लीजिए एक कमरा है जिसके लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 3:2। आगे का यदि छत का एरिया 600 वर्ग मीटर है, आप बताएं, आप देखें जिस कमरा में आप बैठे हैं उसका जैसा फर्श होगा वैसा ही उसका टॉप यानी कि छत होगा। तो फर्श अगर आयताकार है तो टॉप भी आयताकार होगा, तो कमरे का जो छत है ना उसका एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई अगर 3x है तो चौड़ाई 2x, तो छत का एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन एरिया है कितना 600, 3 दूना 6 से काटिएगा 100 बार, x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, x 10 है तो आप बताइए कमरा का लंबाई हो जाएगा कितना 10 तिया 30 और कमरे का चौड़ाई 2x यानी 10 दूना 20। आगे सवाल का कमरा के चारों दीवारों का एरिया 1500, तो उसका हाइट क्या होगा, चारों दीवारों का एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 30 और 20 50 इंटू एच पर दिया है कितना 1500। 50 दूना 100 से 2 जीरो कैंसिल, तो कमरा का हाइट आ गया 15 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए का 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है। ये बेलन है, इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आप बताइए रेडियस क्या हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। ओके ना, और इस बेलन का हाइट दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब कहा यार कि इस बेलन से बड़े काटे गए शंकु का आयतन, तो इस बेलन से जो शंकु काटिएगा वो मैक्सिमम तब होगा जब उसका हाइट जो है इस बेलन के हाइट के बराबर होगा, तभी तो वो मैक्सिमम आयतन का शंकु होगा ना यार। तो कहा इस बेलन से मैक्सिमम यानी कि बड़े जो शंकु काटे गए हैं उस शंकु का वॉल्यूम, तो शंकु सबसे बड़ा तभी होगा जब उसका हाइट बेलन के हाइट के इक्वल होगा। ठीक है,
तो अगर बेलन का हाइट 7 है तो शंकु का भी हाइट 7 हो जाएगा। बेलन का रेडियस अगर 3 है तो शंकु का भी रेडियस 3 होगा। सिंपल सा सवाल है, शंकु का हाइट 7 और शंकु का रेडियस कितना 3 का शंकु का वॉल्यूम क्या होगा, तो 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर यानी 3 × 3 × h 7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 22 दिया 66। देखिए x का वैल्यू दिया है 3 + √8 और पूछा है आपसे कि x² + 1/x² क्या होगा। तो यार x का वैल्यू पता है 1/x निकाल लेते हैं। तो आपको पता है सर x का ये इनवर्स है, तो अगर इसका इनवर्स कीजिएगा तो अगर दोनों पदों के वर्गों का डिफरेंस 1 है, वर्गों का डिफरेंस यदि 1 है तो इनवर्स जैसे 3 का स्क्वायर 9 √8 का स्क्वायर 8, 9 में से 8 गया 1। तो अगर पदों के वर्गों का डिफरेंस 1 है तो इनका इनवर्स करेंगे तो केवल बीच का साइन कर देना है चेंज। ओके ना, हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो x + 1/x कितना +√8 - √8 कैंसिल, 3 × 3 = 9। बोला x² + 1/x² क्या होगा, तो ये होगा 9 का स्क्वायर -2। 49 में से 2 गया कितना 47। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे तो आप समझिए ऐसे। a² + b² है, आप सबको पता है a² + b² क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab। x से x कैंसिल, x + 1/x का वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर 81 -2। तो 81 में से 2 जाएगा कितना 81, 3 3 6 है यार, सॉरी। तो 6 का स्क्वायर 36 -2 कितना 34। ऑप्शन नंबर बी। पर इसको डायरेक्ट कर लेना है, ये चीज माइंड में आप लोग को रखना है, ठीक है। देखिए x + 1/x 6 है, पावर अगर डबल हो रहा है ना, पावर डबल होगा तो स्क्वायर करके 2 घटा दीजिएगा। तो 36 में से 2 गया कितना 34। सपोज x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 बोलता तो x + 1/x मालूम है, x² + 1/x निकाल लेंगे। जब भी पावर अगर डबल करेंगे, पावर डबल करेंगे तो स्क्वायर करके 2 घटाइएगा। 2 का डबल है 4 तो स्क्वायर करके 2 इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। देखिए का ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक कोण A जो है ये 90 है। A है, ये B है, सपोज ये C का AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर है। तो 6 8 ये कर्ण कितना हो जाएगा 10 का एक वृत्त जिसका केंद्र O है त्रिभुज के अंदर निर्मित है। इस त्रिभुज के अंदर एक अंतःवृत्त बनाया गया, अंदर में है वृत्त यानी अंतःवृत्त है। अब का इस वृत्त का परिधि, तो आप लोग को पहले भी कई बार हमने बताया समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त का रेडियस होता है P + B - h/2। तो 14 में से 10 गया 4/2 कितना 2। तो रेडियस 2 है तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा πr²। आंसर पाई में दिया है πr² यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का क्या ये 2 टावर के बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। पहले टावर के शीर्ष ये 2 टावर है। अब दोनों का हाइट किसका बराबर है ये पता नहीं है, किसका बड़ा है, तो अभी पहले बराबर बना लीजिए। दोनों हाइट के बीच का दूरी है कितना 60। अब का पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनवन कोण। अवनवन कोण कब होता है, जब आप ऊपर से नीचे देखिएगा तो अवनवन कोण का पहला टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनवन। अवनवन यानी पहले टावर के टॉप पे बैठ के दूसरे टावर के टॉप को देख रहे तो अवनवन बन रहा, यानी आप नीचे की ओर देख रहे हैं। इसका मतलब है पहला जो टावर है इसका हाइट ज्यादा होगा, ठीक है। अब का पहले टावर के टॉप से दूसरे टावर के टॉप को देखे तो अवनवन कोण बना है। अवनवन कोण कितना है
अवनवन कोण है 45 डिग्री, तो ये 45 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। यदि दूसरे टावर का ऊंचाई 130 है, दूसरे टावर का ऊंचाई 130 मीटर है, पहला टावर का हाइट क्या होगा ये बताना। आसान सा सवाल है। आप बताइए, ये 130 है तो यहाँ तक ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये 130 होगा, ठीक है। अच्छा ये 60 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 60। आपको पता है tan 45 होता है 1/1, ठीक है, तो ये 160 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा का। ये पहला टावर का हाइट पूछा तो 130 और 60 कितना 130 पहले टावर का ऊंचाई पूछा यार। ऑप्शन सुधार लीजिएगा यार, 130 और 60 कितना 190 होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन को सुधार लीजिए 190। यहाँ पे इस सवाल में लैंग्वेज एग्जाम का ही एज इट इज सवाल है। इस सवाल में लैंग्वेज एरर ये है कि ये दूसरे टावर नहीं, ये पहले टावर का होना चाहिए। पहले टावर का ऊंचाई 130 तो दूसरे टावर का ऊंचाई क्या होगा ऐसा पूछना चाहिए था इसको, पर कोई नहीं, आप लोग ऑप्शन सुधार लीजिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा 60 और 130 कितना 190। देखिए का निम्नांकित ज्यामितीय आकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको पता है कि वृत्त में अगर जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ कोई कोण बनेगा, किसी भी सर्कल में वृत्त में जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला सारा कोण जो है ये आपस में समान होता है, सारा कोण आपस में समान। तो ये एंगल सी और एंगल डी क्या होगा आपस में बराबर, तो सी डी बराबर, ऑप्शन नंबर सी। कहा एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है जो उसे 6% छूट पर प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहले कमीज पर 5% और दूसरे कमीज पर 8% डिस्काउंट मिलेगा। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीज के लिए 925 रुपया भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। देखें यार, पहलका कि अगर आप एक कमीज खरीदिएगा ना तो आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा, ओके। लेकिन आपने 2 कमीज खरीदा है जिसमें पहला कमीज पर 5% छूट मिला, 5% डिस्काउंट मिला, तो आपने खरीदा कितना में 95% में। दूसरे कमीज पर 8% छूट मिला तो आपने खरीदा कितना में 92% में। दोनों को मिलाकर टोटल क्रय मूल्य हो गया कितना 187%, पर एक्चुअल में आपने खरीदा है कितना में 925 में। का प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य यानी 100% का वैल्यू पूछा है तो 925 बट्टा 187 गुना 100, ओके। अगर आप काटेंगे तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, ये लगभग आ जाएगा 4.94 समथिंग कुछ आ रहा होगा। अब यार 100 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 494, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10-12 है तो ब्याज का दर, मूलधन है 10 मिश्रधन है 12 तो ब्याज मिला कितने का 2 का, तो ब्याज बराबर मूलधन है कितना 10, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय 5 वर्ष, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, 50 दूना तो रेट बराबर 2 दूना 4%। सुधार लीजिएगा इसका भी, ऑप्शन कोई 4% कर लेना है। देखिए का 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है, तो दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। 2 अंकों की एक संख्या है सपोज ए बी, ओके। संख्या ए बी है तो क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पे बी, दहाई पर ए है तो संख्या हो जाएगा 10a प्लस बी। इसके अंकों को बदल दीजिएगा तो नंबर बनेगा बी यानी कि 10b प्लस ए का। इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों नंबर का डिफरेंस है कितना 45। तो यार 10a में से अगर ये सॉल्व कीजिएगा 10a प्लस बी, बाहर में माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। 10a में से a गया 9a और ये -9b बराबर 45। 9 कॉमन कर लीजिएगा तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 5 का। अंकों के बीच का अंतर यानी कि 5, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू।